हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का हमारा जो प्रैक्टिस सेट। ठीक है, हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस हो चुका है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यूपी टेट के लिए जो है जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी जो है क्या हुई हैं, पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में। हिंदी की यूपी टेट 2023 हिंदी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 40 से 45 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिए, अभी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्लास यूपी पुलिस में भी आपके काम आ सकती हैं। ठीक है, हिंदी में कोई चेंजेस तो होंगे नहीं, वीडियो में भी काम आ सकती है वीडियो। ठीक है, वीडियो हो गया। लेखपाल की जो नई वैकेंसी आने वाली उसमें भी काम आ सकती हैं। एसएससी जीडी वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिस जहाँ जहाँ हिंदी आती है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, बताइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। बताइए जो मौखिक अभिव्यक्ति है इसका रूप क्या है। जो है सुलेख लिखना, मौखिक मतलब बोल करके, जो मतलब हम बोल करके किसी चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं तो क्या सुलेख, मतलब सुलेख का मतलब क्या था, सुंदर लिखना। शुद्ध वर्तनी करना, ये भी नहीं। सुंदर लेख मतलब श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, इसका मतलब क्या होता है, सुनकर लिखना। ठीक है, सुनकर लिखना। ठीक है, सुनकर लिखना इसको बोलते हैं श्रुत लेख। और सुलेख का मतलब सुंदर लिखना, आंसू भाषण होता है। ठीक है, आंसू भाषण हमारा क्या आ जाएगा, सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 32 क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 18 प्रकार की क्या होती हैं, बोलियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 18 प्रकार की क्या होती हैं, बोलियां होती हैं। ठीक, नंबर 1 कौन सी है बताइए। नंबर 1 इसमें कुछ मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सी है। मारवाड़ी है। ठीक है, मारवाड़ी है। मेवाती है। ठीक है, मेवाती है, मारवाड़ी, मेवाती। जयपुरी है। ठीक है, जयपुरी है। ब्रजभाषा। ठीक, ब्रजभाषा है। बुंदेली है। ठीक, बुंदेली है। छत्तीसगढ़ी है। भोजपुरी भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, भोजपुरी हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। तो इस तरह से टोटल गढ़वाली हो गया, पहाड़ी हो गया। ठीक है, मैथिली हो गया, मगधी हो गया, कुमायूनी हो गया, कन्नौजी हो गया, अवधी हो गया। ठीक है, बघेली हो गया, और कौन सा, बांगरू हो गया। ठीक, खड़ी बोली हो गया, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो टोटल हमारी कितनी होती हैं, 18 होती हैं। ठीक, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो उपपत्यका का अर्थ क्या होता है, उपपत्यका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं, उपपत्यका कहते हैं। या प्राणियों के पेट, तो बिल्कुल गलत है, प्राणियों के पेट के पर्वत शिखर, ये भी गलत है। पर्वत के पास की भूमि को क्या होगा, राइट आंसर बताइए। 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पर्वत के पास की जो, मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये माउंटेन हो गया। ठीक है, तो कुछ प्लेसेस क्या होते हैं इसके नीचे बच जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पर्वत हो गया। पर्वत के जो है जस्ट पास वाली ज़मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भूमि जो बची है इसी को क्या बोलते हैं, उपपत्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपपत्यका बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, अत्यंत में उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो अत्यंत में इसका क्या होता है, अति प्लस अंत। ठीक, अति प्लस अंत होगा। ठीक है, इसमें क्या अंत जो हमारा क्या मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, मूल शब्द है। ठीक, और अति क्या हमारा है, उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं। ये क्या लगते हैं, शब्द के, ये भी याद रखिएगा, शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, शब्द के पहले। ठीक है, याद रहेगा ना, क्या लगते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक, तो और उनके अर्थ को एक क्या होते हैं, ये शब्द के अंश होते हैं। जो उपसर्ग होते हैं हमारे क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ देता है कि शब्द उपसर्ग क्या होते हैं, तो शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश होते हैं। तो इसका राइट आंसर उपसर्ग क्या है, उपसर्ग हमारा इसमें अति है। ठीक है, अति है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 35 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है। मतलब इसमें मैं तत्सम तद्भव बताना। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो इसका तत्सम क्या होगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार देखिए कैसे लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा। श्रृंगार हमारा ऐसे लिखा जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा 35 का क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तद्भव बताइए। तद्भव जो होते हैं क्या होते हैं, बिगड़े हुए रूप होते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द बताइए। मनई, मानव, मानो, मनुष्य। तो मनई शब्द हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, मनुष्य होता है। ठीक, क्या होता है, मनुष्य हमारा क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक, तत्सम होता है। ठीक, तत्सम।
ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक, 36 का ए पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। तद्भव तत्सम से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, और हमारे समास से भी, समास का जो मैंने पूरा टॉपिक कराया तो आप लोग कर लीजिए। ठीक है, चौराहा शब्द में कौन सा है, तो चौराहा, देखिए चौराहा। ठीक है, जहाँ मतलब पहला शब्द क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, संख्यावाची पहला शब्द क्या हो गया, चौराहा। जहाँ चार राहें होती हैं, चार राहों का समूह क्या होता है, चौराहा। संख्यावाची पहला शब्द क्या हो गया, पहला शब्द हमारा क्या हो गया, संख्यावाची। वहाँ कौन सा समास आ गया, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास होता है। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया। ठीक है, द्वंद्व हो गया। ठीक है, द्वंद्व समास हो गया, तत्पुरुष हो गया। ठीक, कौन सा हो गया, तत्पुरुष हो गया। ठीक, तत्पुरुष। अव्ययी भाव क्या हो गया, अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव हो गया, अव्ययी भाई। अब कर्मधारय हो गया, कर्मधारय हो गया। ठीक है, कर्मधारय हो गया, और बहुब्रीहि हो गया। टोटल 6 वेद होते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि हो गया। ठीक, याद रखेंगे क्या हो गया, बहुब्रीहि। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्विगु आ जाएगा। ठीक है, चौराहा में क्या है, द्विगु है। ठीक है, क्या है, द्विगु है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे अज्ञ। अज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा, अज्ञ का मत, अज्ञ का क्या, अज्ञ, अज्ञ का विलोम क्या होता है, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ होता है। ठीक है, अज्ञ का क्या होगा, विज्ञ होगा। अज्ञ का मतलब जो ना जानता हो, अब विज्ञ का मतलब जो जानता हो। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, बताइए। 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड है। ठीक है, विज्ञ का मतलब जो जानता हो, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट। आ जाइए 39 बताइए क्या करा, उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण। उन्मूलन का मतलब जड़ से उसका क्या, खत्म कर देना, और रोपण का मतलब किसी को रोपना। ठीक है, रोपना, रोपण करना। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40। बताइए करा कि यमुना शब्द का पर्यायवाची क्या है, पुष्कर है, अर्कजा है, क्लेश है, या तरंगिणी है। बताइए 40 का, तो 40 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो हमारा थर्ड आ जाएगा, अर्कजा। क्या हो जाएगा, अर्कजा हमारा किसका पर्यायवाची होता है, यमुना का होता है। ठीक है, यमुना जी का। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, बताइए। सूर्य का बताइए, जो सुधांशु होता है वो किसका होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है, चंद्रमा का। पहले ही हो, पहला ही गलत हो। दिवाकर किसका होता है, ये सूर्य का होता है। ठीक है, सूर्य का, दिवाकर। आदित्य भी इसी का होता है। ठीक है, आदित्य, आदित्य। और क्या होता है, अंशुमाली भी इसी का होता है। ठीक है, अंशुमाली भी हमारा क्या होता है, सूर्य का होता है। दिनकर होता है। ठीक है, दिनकर होता है, क्या होता है, दिनकर। ठीक, प्रभात होता है। ठीक है, प्रभात होता है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, तो इस तरह से राइट आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि किसका है, चंद्रमा का है। तो चंद्रमा का क्या होता है, सुधांशु होता है। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप कौन सा, 42। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए। ठीक है, यही लाड और प्यार आप लोग अपनी जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो बताइए कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, तो बताइए कन्नौजी, अवधी, तेलुगु, बांगरू। तो हमारी क्या आती है, तेलुगु इसके अंतर्गत नहीं आती, बल्कि और कन्नौजी, अवधी, बांगरू ये सभी आती हैं। टोटल बोलियों की संख्या कितनी होती है, 18 हमारी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, 18 बोलियां हैं, लेकिन तेलुगु इसके अंतर्गत हमारी नहीं आती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बताइए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती क्या, ब्रजबुली क्या पुरानी बांग्ला, मराठी, गुजराती, या पंजाबी। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो थर्ड हमारा पुरानी बांग्ला जो होती है उसको बोलते हैं ब्रजबुली। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रजबुली। या किसी भी, मैंने आज तक खुद नहीं देखा इसको प्रैक्टिस सेट में, तो इसको आप लोग नोट, कुछ चीज़ों को नोट कर लिया करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पूछ सकता है। आगे बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, इसके बारे में आप लोग बताइए। 44 का, तो 44 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताएंगे, बताइए जल्दी बताइए। तो 3 तरह के हमारे क्या होते हैं, कुल कितने तरह के व्यंजन होते हैं ये पूछा है, तो 3 तरह के कौन कौन सा होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन हो गया। ठीक है, एक स्पर्श व्यंजन। ठीक, पहला स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा क्या हो, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन हो गया। ठीक है, और एक तीसरा कौन सा हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक, तो टोटल किस तरह, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। इनकी कितनी संख्या होती है, 25 होती है। इनकी कितनी संख्या होती है, 4 होती है। इनकी कितनी संख्या होती है, 4 होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत य, र, ल, व आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, स, षटकोण वाला स, संयम वाला स, और हा। ठीक, ये सभी हमारे क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 45 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले
कारक हैं, बताइए कौन कौन से, जो भाषा विकास को, तो परिपक्वता भी, प्रेरणा भी, स्वास्थ्य, या फिर ए सभी, तो कौन इसको प्रभावित कर सकता है। तो 45 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ, ए सभी हमारे क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य भी, परिपक्वता भी और प्रेरणा भी। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या करा, ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल उपयुक्त है। जो ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल सबसे उपयुक्त है, लिखना, पढ़ना, सुनना या ये सभी, ध्वनि को विभेदीकरण करने के लिए। तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड पार्ट हमारा सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। वाचन, 5 क्वेश्चन हमारे किससे रहेंगे, 5 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी से रहेंगे, हिंदी के। ठीक है, वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन सी क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए, भाषण का, वाद विवाद का, या फिर अंत्याक्षरी का, या ये सभी। तो भाषण देगा बच्चा तब भी उसकी वाचन प्रणाली अच्छी होगी। वाद विवाद जब कन्वर्सेशन कराएंगे तब भी बच्चे का अच्छा जो है बोलने का तरीका, अंताक्षरी कराएंगे तब भी वो 4 लोगों के बीच में बोलेगा। तो इस तरह से क्रियाकलापों के आयोजन करने से ये क्या होगा, उसकी वाचन प्रवीणता क्या होगी, अच्छी होगी। तो हमारा डी पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा 47 का। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रति प्लस आरोपण में संधि कौन सी है। तो प्रति में ई और उसका क्या मिल के क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ठीक है, और पहला अक्षर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो प्रति में ई पहला अक्षर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपण हो जाता है। क्या हो जाएगा, प्रत्यारोपण हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यारोपण हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, संधि हमारी कौन सी, यण संधि है। ठीक है, संधि कौन सी है, यण स्वर संधि है। ठीक, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 48 का बता दीजिए। 48 का राइट आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, 48 का राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, संधि से 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह प्लस प्रकृति, हमारा क्या आ जाएगा, कौन सी संधि होगी बताइए 49 का। तो दुह प्लस प्रकृति, सबसे राइट आंसर क्या आ जाएगा, दुह प्लस प्रकृति। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसमें क्या होता है, जो विसर्ग होते हैं वो हमारे क्या षटकोण वाले सा में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 50। राम के रूप निहारती जानकी कंचन के नग परिछाई, राम के रूप निहारती, तो पंक्ति में कौन सा रस है, शांत है, करुण है या श्रृंगार। जो राम को जब निहार रही हैं तो कौन सा होगा, श्रृंगार रस होगा ना, कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। 50 का राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। इसका जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। हास्य का क्या होता है, हास होता है अस्थाई भाव। ठीक है, हास होता है। करुण का क्या होता है, शोक होता है। ठीक है, और शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत का क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 51 क्या करा, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं कौन। जो छंद शास्त्र है उसके जो प्रणेता कौन थे, पिंगल थे, मनु थे, पाणिनि थे, पतंजलि तो है नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब पाणिनि भी नहीं है। अब बचे दो के बारे में मैंने काट दिया 50-50। अब आप बताइए 51 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो सेकंड पिंगल जी हैं। छंद शास्त्र के कौन है, पिंगल जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण कमल हो किसके, बंदो हरिराई के समान है। तो इसमें क्या रूपक, यमक, अनुप्रास या श्लेष, बताइए 52 का। तो 52 का हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड, रूपक है। ठीक है, क्या होता है, रूपक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 53 क्या करा, पौम चरौ किसकी रचना है। पौम चरौ किसकी रचना है, चंद्रबरदाई, विद्यापति, अब्दुल्ला रहमान या स्वयंभू का, बताइए 53 का। तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू की रचना क्या है, उप पौम चरौ। ठीक है, नेक्स्ट आज 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या करा, माटी के मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखी है। महादेवी वर्मा में, सुमित्रा नंदन पंत ने, निराला ने, राम वृक्ष वेनपुरी ने। तो 54 का आप बताइए 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, राम वृक्ष वेनपुरी। ठीक है, 54 का माटी की मूर्तें किसकी हैं, राम वृक्ष वेनपुरी की, राम वृक्ष वेनपुरी की रचना है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, रहीम का। ठीक है, रहीम का है। ठीक, एक जो पंक्ति होती है इससे क्वेश्चन 100% आना है। ठीक, चलिए आगे आ जाइए, गद्यांश को पढ़ना, पढ़ के हमें क्या देना, आंसर देना। गद्यांश देखिए आप लोगों के सामने, प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है। क्या होता है, सहज ही होता है। वह अपने राष्ट्र, अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को तैयार और तत्पर रहता है। जिस देश के निवासियों
जिस देश के निवासियों के हृदय में यह भावना उत्पन्न नहीं होती कि वह राष्ट्र पराधीन होकर के भी अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठते हैं, देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना जो राष्ट्रीय महत्ता अस्तित्व ही नहीं है, यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने को क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, कि वह अन्याय और दुर्बल की रक्षा के लिए अन्योचित का निवारण करे और धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज की हानि पहुंचा करके अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुख मोड़ करके उसे धोखा ना दे। ये हमारा सबसे सटीक पढ़ चुके हैं हम। अब हमको क्या देना, आंसर देना है। ठीक है, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, क्या खो बैठता है बताइए। इसी गद्यांश में अभी आप अगर सही से पढ़े होंगे तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं। तो अपनी समृद्धि खो देगा, क्या कर देगा, अपनी समृद्धि खो देगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ, बस इसको सब लोग कर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए गद्यांश का शीर्षक क्या है, बहुत आसान, अभी पढ़े हैं आप, जो राष्ट्र की सुख शांति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राष्ट्र अभिमान या राष्ट्र महत्व, किसके बारे में बताया गया बताइए। 57, तो राष्ट्र अभिमान के बारे में बताया गया। ठीक है, राष्ट्र अभिमान के बारे में, सी। चलिए आगे बताइए, इसमें ज़्यादा समय नहीं ले रहा। ठीक है, बताइए, प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, देश की महत्ता के लिए, देश की समृद्धि, देश की सुख शांति, देश की भाषा के लिए। तो 58 का आ जाएगा ए पार्ट, देश की महत्ता के लिए, देश की महत्ता के लिए। ठीक है, आगे आइए, देश भक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति जो हमारी क्या प्रेरित करती है, किस चीज़ के लिए, तो देशभक्ति हमारी जो है प्रेरित करती है अनौचित्य निवारण करने के लिए। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बताइए, गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उत्सर्ग, भक्ति, हानि या अधर्म का। तो आप गद्यांश पढ़े होंगे तो देखे होंगे अधर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, तो वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 30 में 30 लाना चाहते हैं, तो इस इंद्रेश जीएस क्लासेस से ज़रूर जुड़िए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आपको वहाँ का पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिएगा, सपोर्ट करिएगा। 9 बजे आपकी क्या होती है, सीडीपी होती है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ 9 बजे, 12 बजे आपकी एसएसटी इस समय चल रही है। ठीक है, एसएसटी का जो टॉपिक वाइज है वो चल रहा है। ठीक है, 12 बजे सुबह में, ठीक है, दोपहर में, और 4 बजे फिर रात शाम को जो हिंदी चल रही है, और 9 बजे रात को हमारी कौन सी क्लास चल रही है, मैथ और ईवीएस चल रहा है। ठीक है, मैथ्स और ईवीएस। ठीक है, तो आज किसकी चलेगी, ईवीएस की चलेगी। तो जो टाइम टेबल है आप लोगों के सामने है। ठीक है, और क्लासेस होंगी, जुड़ेंगी, बस एक क्या है जो थोड़ी डेट आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।